Hello friends, this is Neeraj Anand, IRPS 2014 बैच। पिछले जो दो वीडियो मैंने डाले थे उसमें आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है। थैंक्स फॉर दैट, आपके कमेंट्स के लिए थैंक्स। और आपका जो रिस्पांस मुझे मिला है दैट हैज़ गिवन ए ग्रेट मोटिवेशन टू मी टू वर्क हार्ड एंड टू सर्व यू। आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज मैं शेयर कर सकूं। एक कमेंट में मुझे ये बताया कि आप वीडियो ये क्यों बना रहे हैं, लोगों ने लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से मेरी हॉबी रही है, मैं लोगों को पहले पढ़ाता भी था। टीचिंग इज़ वन ऑफ माय ड्रीम जॉब। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टीचिंग वाला पार्ट मैं अपना कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में प्रोजेक्ट सक्षम के लिए भी अपने स्टाफ को और बाकी चीज़ लोगों को पढ़ाता हूँ। तो टीचिंग इज़ ए काइंड ऑफ माई हॉबी। मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। एंड आई बिलीव इन शेयरिंग नॉलेज वट आई हैव गेंड। क्योंकि नॉलेज अगर शेयर करें तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऐड टू द ह्यूमन रिसोर्स। चूँकि मैं बीइंग ए पर्सनल ऑफिसर, हम ह्यूमन रिसोर्स से डील करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस देश का फ्यूचर हैं। इस कारण से अगर जो भी कुछ मैंने सीखा है, जो जाना है, समझा है, वो अगर मैं आपसे साझा करता हूँ तो इससे बड़ी सेवा या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक आपका आपका स्टेप, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन एंड कमेंट्स। लेट स्टार्ट। एक नया वीडियो आज मैंने बनाया है आप लोगों के। आप लोगों ने बोला था कि इसमें सर आप वीडियो एक बना के हमें दीजिए कि एक मॉडल आंसर हम कितना अच्छा और लिख सकते हैं, किस वे में मॉडल आंसर को अप्रोच करें। बेसिकली मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप जब रूम पे बैठे हैं और आपको कुछ चीज़ें आपने स्टडी कर ली हैं और उसके बेसिस पे कुछ फ्रेश इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है और आप एक आंसर लिख रहे हैं, तो वो मॉडल आंसर आपका अच्छा बन सकता है। दैट इज़ ए फैक्ट। बिल्कुल, आप मेहनत करेंगे, वो दिखेगा, वो मेहनत दिखेगी उस आंसर में। लेकिन जब तक वो प्रोसेस आपका नेचुरल नहीं हो जाता, आप नेचुरली अपने आंसर को अप्रोच कैसे करते हैं, किस वे में उसमें बेस्ट इनपुट्स अपने डालते हैं, पूरी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके कैसे उस आंसर में लिखते हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरली नहीं हो जाती, तब तक उसका इम्पैक्ट आपके आंसर में नहीं दिखेगा। प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कि जब तक वो आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगी, आपका वो फ्लो, आपका वो इम्पैक्ट, वो आपकी क्वालिटी क्वालिटी ऑफ आंसर्स, वो मेंस के प्रोसेस में, मेंस के एग्जामिनेशन में विजिबिलिटी उसकी नहीं होगी। कुछ लोगों ने बोला सर आप हिंदी में बोलिए, तो आज का वीडियो मैं पूरा हिंदी में बोलने वाला हूँ। क्योंकि इंग्लिश में तो मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ इस बार। कि भाई आप मान लीजिए कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इस वे में प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपके नेचुरल फ्लो में आ जाए। जब भी किसी आंसर को आप अप्रोच कर रहे हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। आपको सोचना नहीं है कि मुझे इसमें क्या लिखना है या कैसे लिखना है, वो आपके नेचुरल फ्लो में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आज इसके बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आधे घंटे भी जा सकता है। फ्रेंड्स, तैयार रहिए, रिलैक्स हो जाइए और ध्यान से सुनिए। कंटेंट पूरा उस वीडियो में मैंने डाल दिया है। जो मैं कह रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वो आप मेरा ध्यान से सुनिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि मैं इसके लिए कुछ तैयारी नहीं करता, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। पहला पॉइंट ये आता है कि जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, व्हाट एक्चुअली यू डू इन फाइल। यूपीएससी आपसे वही आंसर्स और उसी वे में सब चीज़ें एक्सपेक्ट करती है जो वो सिविल सर्वेंट्स से जिस तरीके का काम वो लेने वाले हैं। तो सिविल सर्विसेज में जब भी लोग ज्वाइन करते हैं तो उनके पास फाइलें आती हैं। फाइलों में सारे फैक्ट्स, पोजीशंस, पॉलिसी, पुराने डॉक्यूमेंट्स, लोगों के पिछले ऑफिसर्स के जो इनपुट सब लिखे होते हैं। अब आपको उन सबको स्टडी करना है, रूल पोजीशन देखना है, पॉलिसी देखनी है और उसमें आपको एक डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन बिल्कुल ब्रीफ लेना है आपके नोट के फॉर्म में। इसका ध्यान रखिए, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, नोट। एक नोट जारी की जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे भी एक नोट जारी किया जाता है और उस नोट का पावर बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि वो नोट गागर में सागर को भरता है। इट्स ए काइंड ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट। तो आप सोचिए कि अगर वो गागर में सागर को भरना है और उसमें भी सही सही सागर भरना है, सॉर्ट ऑफ, तो आपको कितना उसको प्रैक्टिस करके और कितना उसको नेचुरली अपने अंदर समाहित करना होगा, सोचिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट से जिस तरीके की जॉब या जिस तरीके का उससे एक्सपेक्टेशंस होती है, उसी के तर्ज में ये एग्जामिनेशन डिज़ाइन किया गया है।
कंसिडर इट एज ए पीसीएस और आईएएस, दोनों ऑलमोस्ट, दोनों के थोड़ी बहुत अप्रोचेस में डिफरेंस है, लेकिन काम वो लोग वही करते हैं। तो हर एक जगह पे, हर एक फाइल में आपको एक नोट देना है, ब्रीफ नोट देना है, जिसमें उसको सब कुछ आपको समराइज करना है, सारा फैक्ट, पोजीशन, पॉलिसी, पुराना डिसीजन, और एक स्टैंड लेना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको एकदम प्रिसाइज वे में एक 4 लाइन, 6 लाइन या 2 लाइन का नोट में लिखना है, और उसमें आपको यही चीज करनी है जो आप मेंस में आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपनी फ़ोटो डाल दी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी और की फ़ोटो डालूं, किसी को आपत्ति हो सकती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये ये मेरी सबसे अच्छी फ़ोटो थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, इट विल मोटिवेट यू। आई एम लुकिंग यंग इन दिस। सो हाउ टू अप्रोच एक मॉडल आंसर, एक मॉडल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आपने फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में देखा होगा कि ये कुछ लास्ट में एक छोटा सा सिंगल वर्ड लगा होता है। ये वर्ड क्या है? इलूसिडेट, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करें। हिंदी के वर्ड्स फ्रेंड्स देख लीजिएगा, मैंने क्योंकि इंग्लिश में ही सारी चीज़ें अटेम्प्ट की थी। जस्टिफाई, डिस्कस, इस तरीके के वर्ड्स लिखे होते हैं। इनकी मीनिंग मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो पहला पॉइंट, कमेंट। जब भी किसी क्वेश्चन के लास्ट में कमेंट लिखा होता है, तो आपको उसमें बताना है अपना ओपिनियन, आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लोग बोलते हैं ना कमेंट करो यार, तो कमेंट आप कैसे करते हो? बिना सोचे समझे तो नहीं कर सकते ना। तो आपको कमेंट कैसे देना है? कुछ लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक जो है आपके एविडेंस या एग्जाम्पल या फैक्ट या कोई रिपोर्ट, उसके साथ सपोर्टेड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कमेंट, बिल्कुल ब्रीफ है, बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा आप कंटेंट में जाएंगे, ज़्यादा ब्राउजिंग करेंगे तो दुनिया भर की चीज़ें आएंगी। सिंपल सा है, मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली आपको बताया है। एक ओपिनियन या व्यू पॉइंट प्लस लॉजिक प्लस एविडेंस। एविडेंस का मतलब फैक्ट, या फिर कोई आपका एग्जाम्पल, या फिर कोई आपका उसमें कोई रिपोर्ट, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, क्रिटिकली कमेंट। अब इसमें भी वही आपको ओपिनियन देना है, मेन पॉइंट बताना है कि भाई इस पॉइंट में आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें वर्ड यूज हो जाता है, आपको जजमेंट देना है। आपको बोलना है नहीं भाई मेरे हिसाब से यही सही है, यही जजमेंट है, मैंने ये फैक्ट एनालाइज किया, मैंने वो चीज़ एनालाइज की, मुझे ये मालूम है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसके हिसाब से मेरा जजमेंट ये है। आपको बता देना यस। लास्ट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है कि क्या एजुकेशन इज पेनेसिया ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, अगर कोई एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड का होगा, जिसने बीएड एमएड किया है, पीएचडी की है, प्रोफेसरी की है, और उसको एजुकेशन पे बहुत विश्वास है, तो वो यही बोलेगा कि दिस इज माय जजमेंट, यस एजुकेशन इज द पेनेसिया ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यस बिल्कुल मैं मानता हूँ ये। और फिर आप उसमें सब चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे कि एजुकेशन क्या क्या कर सकती है। तो आपका हो गया ये क्रिटिकली कमेंट। दूसरा वर्ड आ जाता है डिस्कस। डिस्कस का मतलब यह है कि आपको उसमें डिबेट करनी है, सब बताना है आपको पूरा अच्छे से, जैसे डिबेट करते हैं ना, आप समझ जाओ कैसे करते हैं डिबेट, वैसे ही करना है। बट डिबेट ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया, आपको उसमें बताना है अपना रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग देनी है कि आप जो व्यू पॉइंट ले रहे हो, प्लस या माइनस, जो भी आप दोनों चीज़ बता रहे हो, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, और उसमें सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या प्रोपोजिशंस हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, किसने क्या बोला है, वो सब आपको उसमें इंक्लूड करना है। फिर आता है अगला पॉइंट, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में आपको पूरा डिटेल्ड अकाउंट बताना है भाई, पूरी कहानी, राम कहानी जिसे बोलते हैं, वो पूरी राम कहानी बतानी है, लेकिन लॉजिकल वे में, फ्लो होना चाहिए उसमें, और उसमें सब चीज़ बताना है आपको, हाउ, वाई, व्हाट, जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड है, और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप रामायण बोल रहे हैं और रामायण में कुछ पार्ट आगे पीछे हो गए। रामायण सीधी चलेगी, भगवान राम की कथा है वो बिल्कुल फ्लो में चलेगी। तो वैसे ही आपको एक्सप्लेन में करना है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट में आपको एग्जाम्पल लेना है और स्टैटिस्टिक्स लेना है, मतलब कि कोई भी अंधेरे में बैठा है उसको बल्ब जला के आपको दिखा देना है कि भाई रोशनी हो गई, देख लो आप, सब चीज़ें सामने हैं आपके। तो वो हो गया इलस्ट्रेट। फिर आता है वर्ड डेमोस्ट्रेट। डेमोस्ट्रेट मतलब भाई करके दिखाओ, मतलब आप कैसे होता है ये बताओ हमें, भाई कैसे गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग में चल के आज़ादी दिलवाई, डेमोस्ट्रेट। तो आपको बताना है गांधी जी ने क्या क्या किया, फिर उनको कैसे उसको उनको उनको सक्सेस मिली, और उस सक्सेस के बेसिस वो कैसे आगे बढ़े, लोगों को साथ में लिया, फिर एक एक लेवल तक लोगों को लेके गए, उसके बाद उन्होंने आज़ादी प्राप्त की, और पूरा डेमोस्ट्रेशन देना है, कुछ लाइव फैक्ट्स उनके बताने हैं, लाइफ स्टोरीज बतानी है, कुछ उसको एक एनेक्डोट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। देन एसेस। एसेस का मतलब ये है कि कोई चीज़ कब कहाँ तक सही है। अगर कोई बोलता है कि ये चीज़ करने से ये होती है,
तो आप बोलोगे नहीं मेरे हिसाब से तो ये इतनी ही सही है और बाकी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि इसकी 100% इफेक्टिवनेस है। तो ये हो गया एसेस। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको पॉजिटिवली एसेस कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई एसेस करो कि एजुकेशन से सारी चीज़ों का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप एसेस करेंगे हाँ भाई हो सकता है, 90% हो सकता है या 80% हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। समझ गए? देन आपका आता है कंपेयर। कंपेयर में सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों आपको बताना है, सिंपल है। लेकिन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में क्या करना है, आपको ऐसा कोई डिफरेंस जो बहुत हाईलाइटेड है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर देना है। कंट्रास्ट में जो मेन डिफरेंस, डिफरेंस तो बताने हैं लेकिन एक डिफरेंस दो डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम से हाईलाइट करना है, उसको एम्फसाइज करके अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया आपका कंट्रास्ट। फ्रेंड्स इसको आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है कंटेंट वही रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। देन एक आंसर का क्या पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो बेसिकली आंसर में होता है एक ओपनिंग स्टेटमेंट। अब उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट जनरली ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, आपका मन करे कि यस इसके आगे क्या होगा, पढ़ने के लिए आपको आपको बाध्य करे, हिंदी में कह सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आप मेंस के आंसर लिखते हो तो जो भी चेकर होते हैं उनको तो उसमें आपको लगता है कि आपके आंसर इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, आपको आईएएस बनना है। लेकिन जो 55 साल का आदमी चेक कर रहा है उसको तो ज़्यादा मतलब नहीं है, वो तो बोलेगा ठीक है मैं तो 10 कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, 11वीं भी चेक कर दूंगा। तो ऐसा क्या आप लिखें कि उसका मन हो कि यस यार ये बंदा कुछ अलग कहना चाहता है, बहुत अच्छे से इसने स्टार्ट लिया है। आप उसको इंटरेस्ट बात करें कि वो आपका आंसर अच्छे से पढ़े, एटलीस्ट ढंग से नज़र तो डाले। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं या जो आंसर चेकिंग करते हैं वो जस्ट थोड़ा बहुत एक सरसरी निगाह निगाह से देखते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन माइंड यू फ्रेंड्स, उन उन लोगों का एक्सपीरियंस 30 साल 40 साल तक का होता है। वो आपके आंसर से, आपकी राइटिंग से, आपके कंटेंट से समझ जाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कैसे हो। बिल्कुल ये फैक्ट है। मैं मानता हूँ, सो आपको लगेगा कि ये थोड़ा एग्जेगरेशन है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो चेकर्स में और यूपीएससी वो पूरी चीज़ों का ध्यान रखती है कि आपके ऐसे लोग आएँ जो आपके आंसर से आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकें, क्योंकि आपको वो टॉप पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, टॉप ब्यूरोक्रेसी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी पोस्ट के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस एस्पेक्ट पे भी वो ध्यान देते हैं। देन सेकंड है उसका बॉडी। बॉडी का मतलब है कि वो पूरा जो आप एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें जो कहेंगे वो थोड़ी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ बता रहे हैं तो उसी चीज़ को बताए जा रहे हैं, फिर कुछ नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, फिर या फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो 100 वर्ड का आंसर लिखना था, आप 300 350 वर्ड पहुंच गए। तो ये नहीं करना है। तो बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टमेटिक होगा, क्लियर होगा, प्रिसाइज होगा। देन तीसरा पार्ट हो गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में गागर में सागर को भरना है, और वो भी पॉजिटिव मैनर में, कि भाई आपको कंक्लूड ऐसे करना है कि अंत भला तो सब भला, ऐसे आपको कंक्लूड करना है। वो आपको इम्प्रोवाइज करने से आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक एक वीडियो सुनने से या एक किसी के बताने बस से वो आपको कंक्लूड करना आप नहीं सीख पाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और इम्प्रोवाइजेशन लाना पड़ेगा। मैं बार बार ये वर्ड इम्प्रोवाइजेशन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है और ये आपको अपने आप को डेवलप करना है। इस जर्नी में सिर्फ लोग आपको असिस्ट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, चलना आपको है। इसलिए मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ इम्प्रोवाइजेशन। यही आपको डिफाइन करता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके ज्ञान, आपके एक्सपोजर, इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। तो हम इसमें बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन के बाद बेसिक रिक्वायरमेंट। भाई कंक्लूजन तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, सब चीज़ों को कवर अप करके एक कंबाइंड एक स्टेटमेंट आए लास्ट में। और बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है एक किसी भी आंसर का, वो है कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग। अब कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग में मैं फ्रेंड्स दोस्तों में एक ही बात बोलूँगा, दिखने में बहुत सिंपल से वर्ड हैं कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैक्सिमम आंसर्स को रिप्लाई करने के लिए आपके पास कंटेंट ही नहीं रहता है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज है हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के लिए कंटेंट डेवलप करना। उसमें लोगों के 4 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं। आप मार्केट में जाओगे, वही कंटेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में, अलग अलग पार्ट में अवेलेबल है, लेकिन कंटेंट वही है। घूम फिरा करके सबको ही सेम चीज़ बेच रहे हैं, बट बस बोतल अलग है, लेबल अलग है। किसी में इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग टाइप का है, किसी में इंग्रेडिएंट कुछ और अलग टाइप का है।
तो कंटेंट डेवलप करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं फ्रेंड्स अपने 2014 के मेंस के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ऐसे कई क्वेश्चन थे जिसको मैंने बाहर में जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उस टॉपिक में मैं चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था। कई जगह पे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाया। ये मेरा एक लिमिटेशन रहा है। कंटेंट का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने 10-12 पॉइंट पढ़े हैं तो वो हो सकता है कि एग्जाम में इतना प्रेशर होगा, आपको 3 घंटे में सब लिखना है, तो उसमें आपको 2 ही 3 पॉइंट याद आए। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द चैलेंज ऑफ कंटेंट। आपके पास कंटेंट ही नहीं होता है। आपको अगर ये ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, आप एक बुक पढ़िए, उसके ऊपर में पॉलिटी पढ़ लीजिए एक टॉपिक, और उस टॉपिक के 10 सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि वो घूम फिर करके मेरे पास 5-6 पॉइंट यही है जो मैं घुमा फिरा के लिख रहा हूँ। इनिशियल लेवल पे ये रहेगा, तो आपको अपने कंटेंट पे बहुत काम करना है। तो जब आपका कंटेंट ठीक हो जाएगा तो फिर उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, दैट विल बी मार्क फेचिंग। तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर, इन डेप्थ और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको सिंपल टिप्स बताऊंगा कि आपको, जैसे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर गलतियां हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, वर्ड्स नहीं आते हैं समझ में, लॉजिक वे में कैसे लिखना है, टूटा फूटा आंसर लिख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा आंसर लिखने में, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन गलतियां वही हो रही हैं। तो इसमें मैंने कुछ एक आपको जनरल टिप्स बताए हैं। पहला, आप अपनी वोकेबलरी अच्छी कीजिए। चाहे कोई हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको अपनी वोकेबलरी अबव एवरेज करनी पड़ेगी। इस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, और इसका एक ही इलाज है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। कोई नया नया वर्ड समझ में आता है उसको एक डायरी में अपने लिखते जाइए। डेली 10 वर्ड सीखिए, 5 वर्ड सीखिए, उसको लिखिए, उसकी मीनिंग लिखिए। और दूसरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, उन वर्ड को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, आपके नेचुरल फ्लो में वो वर्ड नहीं आएगा। प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, टेंस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे हैज़ लगेगा, हैज़ बीन लगेगा, कहाँ पे हैड लगेगा। कई बार जो एक हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, या जो कई सारे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो उनको इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोई गलत फील करने वाली भी बात नहीं है। आप सिर्फ न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए, टेंस के ऊपर अपना वर्कआउट कीजिए, कुछ सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपको आने लगेगा। तो आपके वो टेंस गड़बड़ नहीं होंगे, जिससे कि आंसर भी फ्लो में चलेगा। कहीं पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का फ्रेंड्स ध्यान रखिए। देन, कभी भी अपने आंसर में बहुत ज़्यादा लंबे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना लिखें। अपनी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ लाइए कि आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखना पड़े। शॉर्ट सेंटेंस लिखिए और उसमें पॉइंट डाल के उसको कंप्लीट करके दूसरे सेंटेंस में आइए। हर बात को टुकड़ों में कहने की कोशिश कीजिए। जितने लॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे उतनी बात कॉम्प्लिकेटेड फील होगी, समझ में आएगी कि अरे क्या बोल रहा है। देन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे ऊपर लिखना है, और उसको अंडरलाइन भी करना है। और वो जो भी आप पॉइंट लिखना चाह रहे हैं, जो भी व्यू पॉइंट दे रहे हैं, जो भी अपने एक स्टैंड ले रहे हैं आंसर में, उसको बिना फैक्ट्स, बिना एविडेंस के सपोर्ट ना कीजिए, नहीं तो वो बैकफायर करेगा। मान लीजिए किसी का आप क्रिटिकल कमेंट लिख रहे हैं, क्रिटिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आपको फॉर और अगेंस्ट में भी कुछ ढंग के फैक्ट्स नहीं है, या कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं है, कोई एग्जाम्पल अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपका आंसर जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। देन, जैसे मैंने शुरू में बताया, अपने आंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बनाइए। हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, जब भी आप कोई नई बात लिखते हैं, पैराग्राफ बदलिए। पैराग्राफ बदलेंगे तो वो नई बात अलग से दिखने लगेगी कि हाँ भाई, इसमें ये बंदा नया पॉइंट स्टार्ट कर रहा है। ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि बिना पॉइंट के अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो जैसे ही आपका नया पॉइंट आता है, दूसरा पैराग्राफ में आ जाइए। जैसे तीसरा नया पॉइंट आता है, आप तीसरे पैराग्राफ में आ जाइए। छोटे छोटे 3-3 लाइन के भी पैराग्राफ आप लिखेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वो विजिबिलिटी बढ़ाता है, सिस्टमेटिकनेस दिखाता है, फ्लो भी समझ में आता है। शॉर्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, सबसे बेस्ट है। देन, कोई की स्टेटमेंट है, कोई एग्जाम्पल है जो आप सामने वाले को हमेशा हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको तुरंत अंडरलाइन कीजिए। आप बोलेंगे सर फ्लो में अंडरलाइन करना थोड़ा मुश्किल है, आपको सीखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि जब मैं रिवाइज करूंगा, लास्ट में देखूंगा, तब मैं आंसर अंडरलाइन करूंगा। लिखते जाइए, आंसर अंडरलाइन करते जाइए, जो जो पॉइंट आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइए उसी पेन से। ज़्यादा मत सोचिए कि मेरा ग्रीन पेन से करूंगा, ब्लैक पेन से करूंगा और अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल उसी पेन से अंडरलाइन करते जाइए और बढ़ते जाइए, क्योंकि आपको नेचुरली वहाँ पे आंसर लिखना है। इस बात का ध्यान रखिए, जो नेचुरल आप हैं वही सामने निकल के आएगा। ठीक है। देन,
कई बार लोग बोलते हैं सर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, प्लीज़ अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सही कीजिए, 4-5 बार उसको लिखिए एक जगह पे, बार बार उस स्पेलिंग को रिकॉल कीजिए। अब आपको मैं बोलूँगा ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग लिखना, मैं भी कई बार गलत लिख सकता हूँ, बिल्कुल। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग लिखना, अब आपको गलत लगेगा कि अरे सर रेस्टोरेंट तो बोलना कुछ और है लिखना कुछ और है, लेफ्टिनेंट बोलना कुछ और है लिखना कुछ और है, प्रैक्टिस से आएगा। देन आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं मेंस के आंसर में। अभी से ही जब भी आप अपना मॉडल मेंस लिखते हैं, आप जो है शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो उसी आंसर में एक जगह पे उसका फुल फॉर्म लिख करके उसको अंडरलाइन करके और ब्रैकेट में वो शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को आईवीसी लिखने वाला है। तो फिर नीचे में आप एक आध जगह पे आईवीसी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि भाई कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म करके जल्दी से निकला जाए, हर जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखने में इतना टाइम लग रहा है, आईवीसी लिखो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है, कोशिश कीजिए इसको मिनिमाइज करने की, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आईवीसी के एक जगह फुल फॉर्म लिख के ब्रैकेट में उसको अंडरलाइन करके और आईवीसी लिख के फिर आगे आईवीसी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अपने आंसर को और होलिस्टिक कैसे बनाएंगे। आप वर्ड तो देख सुन लिया आपने कि होलिस्टिक, समग्र जिसे कहते हैं हिंदी में, समग्र रूप से आपको हर चीज़ बतानी है। तो होलिस्टिक जो है उसके लिए आपको अगर उसको थोड़ा सा इंक्लूड करना है उसका इफेक्ट, तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री कनेक्ट करनी पड़ेगी। अलग अलग उसके जो आयाम है जिसको हम पैराडाइम बोलते हैं, डायमेंशंस हैं, उनको बताइए। जैसे किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एजुकेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। अब उसका इम्पैक्ट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, हेल्थ का ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट से कर सकते हैं, पॉवर्टी से कर सकते हैं, आइडिया ऑफ यूथ पॉपुलेशन एज ए डिविडेंड इन इंडिया उससे कनेक्ट कर सकते हैं। भाई एजुकेशन कर लेंगे तभी तो आपकी जो यंग पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी में भाग ले पाएगी, जॉब जनरेट होंगे, तो जॉब लेने वाले के लिए तो एजुकेशन तो चाहिए या स्किल होनी चाहिए। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, कि भाई ग्लोबलाइजेशन में एजुकेशन का क्या महत्व है, कैसे आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे एजुकेशन के सहारे। और वही जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाएगी तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद निकाल पाएगी, जिसको एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हर एक पैराडाइम को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे ग्लोबल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, सोशियो पॉलिटिकल, बहुत सारी आयाम हैं, बहुआयामी जिसे हिंदी में हम कहते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको आपको आंसर में अपने इंक्लूड करना है, सपोर्टेड बाय सम एग्जांपल, फैक्ट्स, फिगर, एविडेंस। बिल्कुल लिमिटेड 2 या 3 या 4 एविडेंस आएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसमें आपका 200-250 वर्ड का आंसर बन जाएगा। देन राइटिंग एन आंसर, अब वो किस वे में लिखना है। भाई कुछ लोग बोलेंगे सर पॉइंट वाइज लिखें कि पैराग्राफ वाइज लिखें, कैसे करें। तो दोनों की अप्रोच अलग अलग है, और किस कंडीशन में कौन सी अप्रोच लेनी है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहला पॉइंट वाइज अप्रोच। पॉइंट वाइज अप्रोच में आपको, मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। फ्रेंड्स जब आप मेंस लिखेंगे कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका पेपर लेंदी होगा, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन टाइम कम है। तो उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ आप अपना पॉइंट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ यूज़ कीजिए। पॉइंट बनाइए, उसको हाईलाइट करते जाइए, एग्जाम्पल लिखते जाइए, फैक्ट्स एक पीछे साथ में लिख दीजिए और छोड़ते जाइए और बढ़ते जाइए आगे। देन अगर क्वेश्चन फैक्चुअल है, लीस्ट एनालिटिकल है, तो आपको उसमें पॉइंट्स लिखना है, इट्स वेरी सिंपल। देन उसके अगर कोई वेरियस एस्पेक्ट को बताने के लिए बोला गया है कि भाई इसके बहुत सारे एस्पेक्ट बताइए, तो पॉइंट वाइज छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते जाइए, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ग्लोबल, नेशनल, इंटरनेशनल, at the level of individual, at the level of community, at the level of society, at the level of nation, ऐसे लिख लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाइए और बढ़ते जाइए, तो हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका एस्पेक्ट वाला पार्ट। देन अगर आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं तो उसमें भी आपको ये पॉइंट वाले काम आ जाएंगे। देन दूसरी चीज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपका आंसर एनालिटिकल है, आपको थोड़ा ज्ञान देना है। ज्ञान का मतलब ये हुआ कि लास्ट में आपको कुछ बताना है कि भाई हम ऐसा सोचते हैं, हमारा जजमेंट ये है, तो ज्ञान देने वाली बात हो गई। तो वहाँ पे आपको, और दूसरी बात, जब आपके पास फैक्ट्स कम है, थोड़ा टाइम ठीक ठाक है, मिनिमम फैक्ट से बेस्ट एनालिसिस दे करके और सामने वाले से मैं बेस्ट नंबर लेना, ये पैराग्राफ का कमाल है। किसी की आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, वो बड़ी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग अच्छी तरीके से फ्लो में लॉजिकल तरीके से इंग्लिश लिख लेता है, तो वो 2 या 3 फैक्ट से बढ़िया लॉजिक तैयार करके और एक आंसर लिख देगा, और आपको लगेगा कि यार ये तो 2 ही पॉइंट जानता था लेकिन इसने बढ़िया लिख दिया, तो उसको नंबर मिल जाएंगे। फर्क कीजिए एक बंदा है जिसके पास 10 पॉइंट है,
लेकिन वो एक्सप्लेन करना नहीं जानता, या लॉजिकली उसको कनेक्ट करके उसके ऊपर जजमेंट देना नहीं जानता, या उसके ऊपर अच्छा कंक्लूड करना नहीं जानता, तो उसको मिलेंगे 10 में से 2.5 या 3 नंबर। और मान लीजिए अगला आदमी है जिसके पास सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं, 3 ही फैक्ट हैं, लेकिन वो बढ़िया से कनेक्ट करके और उसमें अपना व्यू पॉइंट अच्छे से एनालिसिस लिख करके और एग्जाम्पल वगैरह दे करके बढ़िया से उसका इंटरेस्ट स्टार्ट भी बढ़िया इंटरेस्टिंग करता है, कंक्लूड भी बढ़िया करता है, ही विल गेट 4.5 मार्क्स। आपको लग रहा होगा सर 250 में सिर्फ 100 नंबर, तो उतने ही आते हैं, टॉपर्स के भी 120 130 आते हैं, 4.5 5 नंबर पा जाएगा वो। तो ये पावर है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ राइटिंग इज़ वेरी गुड। देन कहीं पे कमेंट, क्रिटिकली कमेंट करना है, या अगर आप हाँ क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो पैराग्राफ इज़ द बेस्ट। ठीक है। उसके बाद आपको कहीं पे जस्टिफिकेशन करना है अपने व्यू पॉइंट का, तो उसमें भी पैराग्राफ तरीके से आप लिखते जाइए, आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। पैराग्राफ राइटिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका फ्लो मेंटेन रहता है और आप उसको लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो और वो सुंदर दिखता है। पॉइंट वाइज क्या है कि आप सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हो और कुछ एक आध चीज़ें अपना व्यू पॉइंट लिख करके उसको ऐसे ही कर रहे हो। तो अगर आपके पास थोड़ा सा दम है तो वो पैराग्राफ वाली बात आपको थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक बात आती है कि ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, पैराग्राफ और पॉइंट को बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपको सीखनी पड़ेगी, ये एक कला है जो आपको खुद ही सीखनी है। जैसे जैसे लिखते जाएंगे, इम्प्रोवाइज करते जाएंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जब आपको लिखना पड़ेगा तो अपने आप ये थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग इसकी आने लगेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये ब्लेंडर का कुछ एक फ़ोटो भी बनाई है। चलिए, तो एक मॉडल आंसर और क्वेश्चंस को हम एक अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, शायद 2014 में आया था, मेरे ही टाइम में आया है ये। To what extent has the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization? Discuss। इसका मतलब यह है कि आपको बताना है कि किस हद तक अर्बन प्लानिंग और जो कल्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आज के अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में उसने कुछ इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब सापेक्ष और परोक्ष रूप से किस तरीके से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अर्बनाइजेशन जो आज का है उसमें बहुत ज़माने से कुछ चीज़ें चली आई हों जो इवॉल्व होकर के आज का पार्ट बन गई हैं, जो हड़प्पा संस्कृति में भी हुआ करती थी। और या फिर जो हड़प्पा संस्कृति की रिसर्च या अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे पास आई है, उससे हम कुछ इंस्पिरेशन लेकर के अपनी अर्बनाइजेशन में या अपने प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन में कुछ हमने सुधार किया हो या उसको री किया हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है और उसको डिस्कस करना है, तो डिस्कस का मैंने पॉइंट बता दिया कि भाई डिस्कस में क्या मतलब है। डिस्कस का मतलब आपको क्लियर है अब। तो चलिए, अब हम दोनों पार्ट पे जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग। तो ये कंटेंट वाला स्लाइड हो गई। अब इस कंटेंट में आप नेट पे डालेंगे क्वेश्चन, दुनिया भर का कंटेंट मिलेगा। माइंड यू फ्रेंड्स, जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको इनमें से 4 ही 5 या 3 या 4 पॉइंट याद आएंगे, याद रहेंगे भी, तो उसको आप लिखने का आपको पास टाइम नहीं होगा कि मैं पूरे पॉइंट लिख पाऊँ, नहीं तो बाकी आंसर्स भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो आपको सेलेक्टिवली हर चीज़ को कनेक्ट लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और उसको कनेक्ट करके एक आंसर बनाना है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं कि भाई जब हड़प्पा संस्कृति जब थी तो उसमें ग्रिड पैटर्न था, इंटरलॉकिंग पैटर्न था, तो उसका आज का एग्जांपल से अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो चंडीगढ़, दिला दे घर चंडीगढ़ में, यू रिमेंबर दिस सॉन्ग, तो आपको कभी नहीं भूलेगा हड़प्पा संस्कृति मतलब दिला दे घर चंडीगढ़ में, ग्रिड पैटर्न। देन एडवांस ड्रेनेज सिस्टम जो था उनका, भाई उसके जो नाले थे वो काफ़ी छोटे छोटे नाले बड़े नाले से कनेक्ट होते थे, और उसमें भी ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि उनको आप लिड ओपन करके और उसकी नाली वगैरह साफ़ कर सकते हैं, और सोक पिट जैसे बोलते हैं वो सब था वहाँ पे। तो वो आज के समय में भी पाया जाता है। तो आप कंटेम्प्रेरी जो स्वच्छ भारत मिशन है, म्यूनसिपल सीवेज सिस्टम है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। देन ग्रेनरीज थी जो हाई प्लेटफॉर्म में, रेस्ट प्लेटफॉर्म में रखी जाती थी, बनाई जाती थी, और उसमें एयर डक्ट्स होते थे। तो आज के समय में इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट जो है आज भी हमारे प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन में, गांव में, कस्बों में पाया जाता है, लोग ऐसे ही बनाते हैं, और इसको हमने मतलब आप इसको फूड सिक्योरिटी और मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। देन देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ कॉमन वेल, भाई सामूहिक कुएं हुआ करते थे सब लोग के यूज़ करने के लिए, पब्लिक बात होती थी कि आज जैसे आज भी सुलभ शौचालय से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई सुलभ शौचालय आज भी पाया जाता है, आप जाके सुबह ट्रेन से निकले तो आप नहा सकते हैं, बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, चेंज करके जा सकते हैं, तो पब्लिक बात। देन प्रोविज़न ऑफ डॉकयार्ड था। तो डॉकयार्ड का मतलब लोथल में जो एक वो था, पोत था, तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी होती थी, और वो बड़ा साइंटिफिक पोर्ट डॉकयार्ड था, तो उसको आज के टाइम में आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी क्या है,
मॉडर्न डे पोर्ट्स, जिसका हम बात करते रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स की, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। देन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट भी आईवीसी में पाई जाती थी, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आपने एपिक के 10 देखेंगे आप, या एपिक का प्रोग्राम देखेंगे, तो हड़प्पन सोसाइटी के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया है। वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट कैसा ओरिजिन है उसका, इंडियन ओरिजिन है भाई, जिसको हम वेस्टर्न टॉयलेट बोलते हैं। देन कंसर्न फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब है कि जो कोर्ट यार्ड था वो घर के अंदर होता था। आज भी बहुत सारे घर हैं जिनके अंदर में आंगन होता है, चारों तरफ से वो क्लोज होते हैं और अंदर में आंगन होता है, ताकि प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद लोग उस ज़माने में बीड्स यूज़ करते थे, काजल यूज़ करते थे, तो फैशन की तरफ भी ओरिएंटेशन था। तो आज भी हमारे यहाँ है, फैशन को लेके कंसर्न है। जूड़ा वूड़ा लोग पुराने ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे, और गुप्त काल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फैशन के बारे में सुनते हैं, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं आप हिस्ट्री के साथ, कि वो गुप्त काल में भी दिखा, फिर आज भी दिख रहा है, और ये चीज़ होती थी। तो ये कल्चरल वाला पार्ट पे हम आ गए। बरियल ऑफ डेड बॉडीज़ तो आज भी होती हैं। वर्शिपिंग नेचर आज भी है, बहुत सारे ट्राइब्स करते हैं सोसाइटी में, अभी भी हमने नेचर की वर्शिप को एक फॉर्म दे करके अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देन और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप सोच सकते हैं, बहुत सारा मसाला पड़ा हुआ है, मैंने रेंडमली ये क्वेश्चन उठा लिया। इसको आप नेट पे खोल के देखेंगे, भर भर के लोगों ने लिखा है इसके ऊपर। तो अपना अंडरस्टैंडिंग पार्ट, अब इसको हमें क्या करना है, इस पास्ट को प्रेजेंट से हमें लॉजिकली इसको कनेक्ट करके लाना है। ठीक है। उसके बाद उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करना है, जैसे कि कल्चरल, अर्बन प्लानिंग, फैशन वाला पार्ट, फिर वो आपका एक एस्थेटिक पार्ट, कि भाई आप नेचर को वर्शिप कर रहे हो, एंड लास्ट अब ये दिखेगा कैसा। तो ये भाई आपका जो हड़प्पा संस्कृति की मैंने फोटो बीच में डाल दी। अब इसको आपको जब पॉइंट वाइज लिखेंगे या पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपको कैसे कनेक्ट करना है। ये देखिए चंडीगढ़ सिटी लग रही है मुझे, तो ये ग्रिड पैटर्न में जिसका मैंने बनाया हुआ है चौराहा टाइप। तो ये स्मार्ट सिटी से आपको कनेक्ट करना है, कि भाई आज के टाइम में गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी की बात हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतने सारी इनिशिएटिव ले रही है, तो स्मार्ट सिटी में हड़प्पा संस्कृति को आप कैसे लिंक करेंगे, थिंक ओवर इट। देन जो डॉकयार्ड था उसको सागरमाला प्रोजेक्ट से कनेक्ट कीजिए, भाई सागरमाला से कैसे डेवलपमेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, कि सागरमाला प्रोजेक्ट ले आएंगे तो कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, कैसे जॉब क्रिएट हो सकते हैं, कैसे इकोनॉमी में एक पुश आ सकता है। ठीक है। तो वो हड़प्पा संस्कृति में ऑलरेडी डॉकयार्ड था। फिर आप स्वच्छ भारत अभियान से कनेक्ट कीजिए, भाई उनके कैसे नाले थे, छोटे छोटे नाले मेन नाले से जुड़ते थे, और मेन नाला सिटी के बाहर जाता था, और पूरा प्लान्ड वे में था, पब्लिक बात था उनका, कॉमनवेल्थ थे। तो वो स्वच्छ भारत से भी आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। फिर वो ब्रिक भी यूज़ करते थे, तो उन्होंने पक्का ब्रिक यूज़ किया है, तो मॉडर्न मॉडर्न जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें भी हम मॉडर्न ब्रिक में पक्का ब्रिक का यूज़ करते हैं, पक्के ईंटे का यूज़ करते हैं। देन ग्रेनरी, मॉडर्न ग्रेनेज स्टोरेज का भी एक कॉन्सेप्ट है जो स्मार्ट सिटी और अर्बनाइजेशन में पार्ट है उसका। तो ये आपको इस तरीके से, जो ये लास्ट मैंने फोटो डाली है जुगाड़ करके, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। यू हैव टू कनेक्ट इट फ्रॉम स्मार्ट सिटी, सागरमाला प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, देन इंदिरा आवास योजना भी आप डाल सकते हो, कि भाई ये देखिए इसके साथ हम री कर सकते हैं। मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, देन ये ग्रिड पैटर्न, टाउन प्लानिंग, सबसे कनेक्ट कर सकते हैं और एक धांसू आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप मेंस में लिखेंगे तो आपको चार ही पांच पॉइंट याद आएंगे, लेकिन आपका जो राइटिंग स्किल्स हैं, लॉजिकल और कंक्लूसिव, वो सब चीज़ें जो हैं आपकी वहाँ पे फ्लो में आनी चाहिए। तो अगर वो फ्लो में आ गई तो इसमें, अगर आप घर पे लिखेंगे तो जो आंसर आप लिखेंगे उसको आप इवेल्युएट करेंगे 10 में से 5.5 या 6 नंबर, और वहाँ जो सब प्रैक्टिस करने के बाद लिख के आएंगे तो आपके बनने चाहिए मिनिमम 4.5 से 5 नंबर, 3 नंबर 2.5 नंबर नहीं, मिनिमम 5 नंबर बनने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको मॉडल आंसर्स अपने प्रैक्टिस करना शुरू करना है। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए, काम कीजिए। मैंने मॉडल आंसर आपको बना के नहीं दिया है बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग अप्रोच। मैं आपको सारा मसाला दे दिया, सब कुछ तैयार है, अब आपको खाना बनाना है। मैंने आपको सब्जियां दे दी, सब्जियां काट के दे दी, मसाले दे दिए, आपको गैस जला के दे दी, और सब चीज़ें बता दी, रेसिपी भी बता दी। अब आप खुद से बनाओ और खा के देखो कि कैसा लगा आपका बनाया हुआ डोसा। जो मैंने आपको शुरू में बताया, क्रिटिकली एग्जामिन, ये वो हर चीज़, तो इसका मतलब यही है कि आपको डोसा बनाना है, लेकिन अलग अलग प्रकार के भी डोसे होते हैं। मैसूर डोसा होता है, रवा डोसा होता है, देन आपका सिंपल डोसा होता है, प्लेन डोसा होता है, देन आजकल चाउमिन डोसा भी आ गया है, इतने सारे डोसे हैं। तो उसी तरीके से ये सारे वर्ड्स हैं, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, क्रिटिकली कमेंट, इवेल्युएट, एलोबोरेट, एसेस। ठीक है। तो आपको बनाना वही डोसा है, लेकिन डोसे में इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहेंगे, कहीं आलू गायब, कहीं आलू अंदर, कहीं रवा आ गया, कहीं चटनी दूसरी हो गई, ऐसे डोसा बनाना है।
तो डोसा आपको बनाना है। आप लोग सोच रहे होंगे डोसे के एग्जाम्पल सर बार बार क्यों देते हैं, क्योंकि मुझे डोसा पसंद है भाई, और इसी से मैं एग्जाम्पल निकाला है मैंने। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग कमेंट तो सारे दे रहे हैं लेकिन लाइक कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, दैट विल ऐड टू माय मोटिवेशन। एंड कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आप क्या चाहते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप कमेंट्स में अपने कुछ आंसर, मॉडल आंसर लिखें, वो मैं देखूंगा। आजकल मैं हर कमेंट को रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं मॉडल आंसर देखूंगा, उसमें फिर मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। लॉकडाउन है, मेरे पास टाइम है फ्रेंड्स, आई विल गिव यू ऑल द रिप्लाईज। आपको लगेगा कि उस आंसर में कुछ पॉइंट कनेक्ट करने हैं या कुछ गलती है या कुछ और अच्छी पार्ट है, वो मैं लिखूंगा। जो मेरे को जो जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं लिखूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर दैट। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट दैट वाज द रिक्वायरमेंट। छोटे वीडियो में फिर वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती। सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ इन ए बेटर मैनर। मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सेल करें, ठीक है। और आईएएस के बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग इस बारे में चिंता मत कीजिए। मेरे वीडियो आते रहेंगे और अब से मैं आपको हिंदी में ही सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं खुद ज़्यादा हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव, ठीक है। बट कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स होंगे तो वो बोलेंगे कि सर आप हिंदी में बोल रहे हैं, आधी चीज़ तो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।